Hello students, I welcome you all to this Wellup channel Wellup Academy। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस के रिव्यू क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 किया था। आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आप चैनल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है मोस्टली मेमोरी बेस्ड है, यानी फैक्चुअल चैप्टर है। तो इसमें समझाने का उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन याद रखने का बहुत कुछ है, मेमोराइजेशन के लिए बहुत कुछ है। तो मैं सीधा सीधा रीड आउट करूँगी और जहाँ पे मुझे लगे कि थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, वहाँ मैं समझाऊँगी। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ। तो स्ट्रेस जो है एक ऐसा रिस्पॉन्स है, वो जब हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग चीज़ें होती हैं और उससे ज़्यादा की डिमांड होती है, तब हमारे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो एक रिस्पॉन्स होता है उस चैलेंज के बेसिस पे, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। मानो आपके पास इतना है लेकिन आपको डिमांड किया जा रहा है कि इतना की, है ना। आपके पास 10 रुपये है और आप कुछ सामान लेने गए हो और दुकानदार आपसे मांग रहा है कि ये तो 25 रुपये का है, लेकिन आपके पास 10 रुपये है। तब आपको वो 15 रुपये आपके पास नहीं है, इस चीज़ का जो एक फीलिंग होगा, जो रिस्पॉन्स आपका होगा आपके फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, उसको हम कहेंगे स्ट्रेस। ओके, तो यहाँ पे भी देखो कहा गया है, स्ट्रेस इज ए साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू चैलेंज और डिमांड्स दैट एक्सीड एन इंडिविजुअल रिसोर्स। यानी इंडिविजुअल के पास जो रिसोर्स है उससे एक्सीड करता है, यानी उससे ज़्यादा होता है। ओके, एंड इट ऑकर्स व्हेन पीपल परसीव ए सिचुएशन एज ए थ्रेटनिंग और ओवरवेलमिंग। जब लोगों को बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड फील होता है या फिर थ्रेट महसूस होता है, तब इनको ये फीलिंग होती है। और ये जो स्ट्रेस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जिसको हम कहेंगे यू स्ट्रेस। नेगेटिव भी हो सकता है, जिसको हम कहेंगे डिस्ट्रेस। तो अगर पॉजिटिव होगा तो इंडिविजुअल को मोटिवेटेड रखने में हेल्प करेगा, और अगर नेगेटिव होगा तो ये एनजाइटी का फीलिंग पैदा करेगा और साथ में हेल्थ इश्यूज भी होंगे। ओके, अब हमसे मांगा है एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ, तो हम एग्जाम्पल्स देते हैं। एक आप लोगों का एग्जाम्पल है, एक मेरा एग्जाम्पल है। तो आप लोग का एग्जाम्पल ये है कि आपको प्रेशर फील होता होगा, परफॉर्म वेल बिफोर एग्जाम्स। एग्ज़ाम के पहले आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रेशर महसूस होता होगा, उसको हम कहेंगे स्ट्रेस। और सेम इज़, अगर जैसे मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो मेरे लिए डेडलाइन बहुत मैटर करता है। तो अगर डेडलाइन बहुत ज़्यादा टाइट डेडलाइन मुझे महसूस हो रही है तो उस जगह पे मुझे स्ट्रेस होगा। ओके, और इसके साथ साथ जो डेली लाइफ के बहुत सारे और सिचुएशन है, जैसे कि ट्रैफिक कंजेशन यानी ट्रैफिक जैम, देन फाइनेंशियल वरीज यानी पैसों को लेके कोई भी प्रॉब्लम, और साथ में इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इंटरपर्सनल मतलब लोगों के आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरपर्सनल। और अगर किसी का खुद से ही खुद का कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल। मतलब खुद का खुद से कॉन्फ्लिक्ट है तो वो इंट्रा, और खुद का किसी और से है तो वो इंटर। तो ऐसे इंटरपर्सनल बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कि स्ट्रेस को कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेस। ओके, अब जो स्ट्रेस पैदा करते हैं ना उनको हम कहते हैं स्ट्रेसेसर। और ये जो स्ट्रेसेसर है इनको भी अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कि फिजिकल हो गए, तो फिजिकल में आ गई इलनेस, कोई भी बीमारी हो गए, नॉइस पोल्यूशन। देन साइकोलॉजिकल में एनजाइटी हो गया, सेल्फ डाउट हो गया। देन सोशल में क्या क्या होता है, पीयर प्रेशर होता है, फैमिली एक्सपेक्टेशंस होती है। पीयर प्रेशर माने दोस्तों का प्रेशर, ग्रुप का प्रेशर, और एक्सपेक्टेशंस, फैमिली के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि आपको बहुत ही हाई परसेंटेज लाना है, आपको इस कॉलेज में जाना है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस को समझते हैं तो आपको स्ट्रेटजीज डेवलप करने में हेल्प होगी, जिससे कि आप इसको बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। ओके, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत दूर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछता है सिम्टम्स क्या है और सोर्सेस क्या है स्ट्रेस के। तो सिम्टम्स जो है बहुत सारे तरीके के हैं, जैसे कि फिजिकल हो गए, इमोशनल हो गया, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल को देखें, फिजिकल सिम्टम्स का मतलब होता है कुछ साइंस जिससे कि पता चलता है कि किसी को स्ट्रेस है। ओके,
तो सिम्टम्स का मतलब होता है साइंस। ओके, तो फिजिकल में किसी का अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है, देन हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, फटीग हो रहा है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहा है, तो हम कहेंगे स्ट्रेस है। इमोशनल में इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, मूड स्विंग, सैडनेस, बहुत दुखी आत्मा बनते फिर रहा है कोई, तो हम कहेंगे स्ट्रेस है। फिर है कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिव में डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप चीज़ों को भूल रहे हैं, यानी आपको फॉरगेटफुलनेस हो रही है, तब भी हम कहेंगे आपको स्ट्रेस की साइंस है। और है बिहेवियरल, तो बिहेवियरल में है विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब है मन उठ जाना है किसी भी चीज़ से। फिर है ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना, स्मोकिंग तो पता ही है, एंड देन एक्सेसिव स्लीप, ज़्यादा सोना भी स्ट्रेस का एक साइन है। अब है सोर्स, अब इतना तो हमने देखा सिम्टम्स क्या है, अब हम देखते हैं सोर्सेज क्या है। तो सोर्सेज में सबसे पहला है लाइफ इवेंट्स, तो जो डेली लाइफ की इवेंट्स है उनसे भी स्ट्रेस होता है। जैसे कि अगर आप किसी भी नए सिटी में मूव कर रहे हो, नई जगह पे, सिटी छोड़ दो, नया प्लेस ही पकड़ लेते हो, नए प्लेस मूव कर रहे हो तब भी आपको स्ट्रेस होता है। लॉस ऑफ ए लव्ड वन, आपका कोई अगर अपने को आप खो देते हो, जैसे कि मानो आपका ब्रेकअप हो गया, हाँ, या फिर आपके फैमिली में डेथ हो गया है, तभी आपको स्ट्रेस का महसूस होगा। और साथ के साथ शादी करना भी स्ट्रेसफुल हो सकता है। ओके, तो फिर है डेली हसल्स, जो डेली लाइफ की हमारी चीज़ें होती है, जैसे कि ट्रैफिक जैम हो गया, लॉन्ग क्वी हो गए, लॉन्ग क्वी मतलब जैसे लंबे कतार में खड़े होना, देन वर्क प्रेशर, वो भी स्ट्रेस पैदा करता है। फिर है क्रॉनिक स्ट्रेसेसर, तो क्रॉनिक स्ट्रेसेसर का मतलब है, क्रॉनिक का मतलब बहुत ही लॉन्ग टर्म से चलते आ रहा है, लंबे समय से, जैसे कि पोवर्टी, गरीबी, उससे स्ट्रेस होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड होना भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा सोर्स होता है। और क्रोनिक इलनेस, क्रोनिक इलनेस माने बहुत लंबे समय से चलती आ रही है कोई बीमारी है, तो उससे भी क्या होता है, स्ट्रेस होता है, वो भी एक स्ट्रेस का सोर्स है। और लास्ट में एक बचा है हमारा जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या है, पॉल्यूशन है, नॉइज़ है, ओवर क्राउडिंग है, देन अनसेफ नेबरहुड्स। अगर आपके जो नेबरहुड है जो वो भी उतना ज़्यादा सेफ नहीं है, बातें बनाते हैं, पीएनपीसी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तभी आपको स्ट्रेस महसूस होगा। तो अगर आपने स्ट्रेस के सिम्टम्स को और सोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत ईजी होगा, और आप इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए प्रिवेंट कर सकते हो। ओके, अब हमारा तीसरा प्रश्न है गैस मॉडल। ओके, गैस मॉडल का पूरा नाम है जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारे सिम्टॉम्स। ओके, तो बहुत सारे अगर सिम्टॉम्स होते हैं, सिम्टॉम्स प्लस 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 प्लस, उन सबको एक साथ मिला के हम कहते हैं सिंड्रोम। ओके, तो प्रश्न है डिस्क्राइब द गैस मॉडल। पहले तो आप गैस मॉडल डिस्क्राइब करो और फिर इलुस्ट्रेट द रिलेवेंस ऑफ दिस मॉडल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। और इस मॉडल के क्या रेलिवेंस है उसको आप एक्सप्लेन करो किसी एक एग्जाम्पल को देके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो गैस मॉडल बेसिकली हैंस सैली ने दिया था, जो कि एक्सप्लेन करता है कि बॉडी जो है स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करने का बॉडी का 3 स्टेज होता है, अलग अलग स्टेज है ना। बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस इन 3 स्टेजेस। इसमें से सबसे जो पहला स्टेज है वो है अलार्म स्टेज। तो अलार्म तो हम सबको पता है, अलार्म तो द बॉडी परसीव्स अ थ्रेट एंड एक्टिवेट्स द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो बॉडी में क्या होती है, एक मतलब थ्रेट महसूस होते ही तुरंत हम सतर्क हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट अलार्म पता ही होगा। और हमारी बॉडी जो है फाइट या फिर फ्लाइट के रिस्पॉन्स में फाइट या फ्लाइट के मोड में चला जाता है। तो फाइट का मतलब है लड़ना और फ्लाइट का मतलब है एक डरा होना, मतलब ऐसे एक वो क्या होता है, ऐसे मोड में चला जाता है। और उस वक्त पे क्या होता है, एड्रेनलिन रश बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में, जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और उससे हार्ट रेट और एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इससे क्या होना, बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी लोगों को अगर लड़ रहे हैं, मतलब फाइट करना है उनको और बहुत गुस्से में है, तो अचानक से बहुत ज़्यादा उनमें एनर्जी आ जाता है, कितनी शक्ति आ जाती है, ऐसे चीज़ों को पूरा उठा देते हैं, फेंक देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं। तो ये इसी के वजह से होता है। दूसरा स्टेज है रेजिस्टेंस स्टेज। तो रेजिस्टेंस स्टेज में क्या होता है, जो पहले जो अलर्ट स्टेज में, अलार्म स्टेज में जो स्ट्रेस था
वो अगर कंटिन्यू हो रहा है तो बॉडी जो है अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। विल द आउटवर्ड सिम्टम्स में स्टेबिलाइज फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन परसिस्ट। तो यहाँ पे बॉडी जो है उस स्ट्रेस को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। तो इससे जो बाहर जो सिम्टम्स दिखते हैं कि हार्ट रेट हो गया, एनर्जी लेवल, ये सब लगता है कि कम हो गया है, बट जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन जो है, जो अंदर अंदर चीज़ें हैं, वो रह जाती है। मतलब वो जो स्ट्रेस के जो सिम्टम्स है, बाहर से लगता है सब कुछ शांत हो गया, बट वो अंदर अंदर रह जाती है। देन आता है एग्जॉस्शन स्टेज। एग्जॉस्शन स्टेज पता है, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो प्रोलॉन्ग स्टेज, प्रोलॉन्ग मतलब बहुत टाइम से अगर चला आ रहा है स्ट्रेस है, डिप्लीट रिसोर्सेज लीडिंग टू बर्नआउट, इलनेस और इमोशनल डिस्ट्रेस। तो इससे क्या हो जाता है, बर्नआउट हो जाता है। यानी बहुत टाइम तक अगर आपके ऑफिस में बहुत लफड़ा चल रहा है, तो इससे आपको क्या होता है, बर्नआउट हो जाते हैं आपको बीमारी हो जाती है, और इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाते हैं आप। मतलब इमोशनली डिसबैलेंस हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, बहुत एक डिप्रेशन वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है आप लोगों के हिसाब से बनाया गया है, स्टूडेंट के हिसाब से, जैसे आप लोग अभी हो बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हो और उस प्रिपरेशन के दौरान आप लोग स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो अलार्म स्टेज में आप क्या करोगे, आप एंशियस फील करोगे और आपकी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। मानो डेट शीट देखते ही आपके हार्ट बीट इंक्रीज हो गए, तो ये आप अलार्म स्टेज पे हो। तो अब रेजिस्टेंस स्टेज में आप उस स्ट्रेस को अडॉप्ट करने की कोशिश करोगे, एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, और आप सोचोगे चलो आप पढ़ लेते। तो आप क्या करोगे, स्केड्यूल बनाओगे। और वो स्ट्रेस जब बहुत ज़्यादा परसिस्ट होगा, मतलब बहुत ज़्यादा समय तक रहेगा विदाउट ब्रेक, तो एग्जॉस्शन सेट्स इन एंड लीडिंग टू बर्नआउट और इलनेस। और इसी के वजह से आप देखना बहुत लोग होते हैं जो एग्ज़ाम के पहले बीमार पड़ जाते हैं, या फिर उनका और पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता, वो पढ़ते हैं लेकिन उनका दिमाग काम वाम नहीं करता, ये होता है बर्नआउट और इलनेस, तो पता ही है। सो दिस इज़ हाउ गैस मॉडल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वाई स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्थ। तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें हमारी हेल्थ को मेंटेन करना है तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एनुमरेट द डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस। अब स्ट्रेस के बारे में इतना कुछ जान लिया, अब थोड़े बहुत इसके स्ट्रेटजीज के बारे में देख लेते हैं, वेज के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि हम स्ट्रेस से कोप कर सकते हैं। तो कोपिंग के बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं, जिनमें से हम कुछ कुछ अभी देखेंगे, लेकिन मैं पानी पी लेती हूँ। सबसे पहला है प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग। कॉपिंग नहीं, कोपिंग। तो जहाँ पे हम प्रॉब्लम पे डायरेक्ट फोकस करते हैं और उसको हम टैकल करने की कोशिश करते हैं। सो टैकलिंग द स्ट्रेसेस डायरेक्टली, मतलब स्ट्रेसेसर यानी जो सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस हैं, तो उस सोर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको सीधा टैकल करते हैं। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट हो गया फॉर एग्ज़ाम स्ट्रेस। अगर आपको एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेस हो रहा है तो हम देखते हैं कि हाँ टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, तो हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट को और इसको सीधा टैकल करते हैं। ओके, फिर है इमोशन फोकस्ड कोपिंग। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना, तो आपकी पढ़ाई जो है, ओवरऑल पढ़ाई बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। क्योंकि बहुत बार बहुतों को प्रॉब्लम इसीलिए होता है कि उनको समझ ही नहीं आता है। जैसे यहाँ पे अगर आप प्रॉब्लम समझते हो, इमोशन समझते हो, कॉग्निटिव समझते हो, सोशल सपोर्ट अगर समझ, सबसे पहला हमने प्रॉब्लम देख लिया, अभी हमें देखना है इमोशनल फोकस्ड। तो मैनेजिंग इमोशन बाय मेडिटेशन, जर्नलिंग और टॉकिंग टू ए फ्रेंड। तो अगर आपको इमोशनल बेसिस पे हो रहा है तो आप क्या होगा, आप मेडिटेशन करोगे, जर्नलिंग करोगे, और किसी दोस्त से अगर आप हो सके तो बात कर लोगे, तो आपके इमोशन बेस्ड कोपिंग इस तरीके के हो जाएगा। फिर आपका है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। कॉग्निटिव का मतलब हमारा थॉट प्रोसेस। तो अगर हमारा थॉट प्रोसेस कुछ निगेटिव है तो हम इसको रीस्ट्रक्चर करके एक पॉजिटिव आउटलुक बनाने की कोशिश करेंगे, इसको पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश करेंगे। फिर है सोशल सपोर्ट। तो आप सोशल, आपका जो सर्कल है, आपके फैमिली है, फ्रेंड्स है, काउंसलर्स है, उनसे सपोर्ट ले सकते हो। और लास्ट में आप अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी बना सकते हो, जिसपे कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, बैलेंस डाइट लोगे, और आपका जो स्लीप साइकिल है वो बहुत ही डिसेंट रहेगा, तो आप भी स्ट्रेस से अपने आप को कोप कर सकते हो। ओके, सो यूजिंग एडाप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज एनहांसेस मेंटल वेलबींग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके, फिर हमारा प्रश्न है पांचवा प्रश्न है,
एक्सप्लेन द इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। तो जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है वो हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में क्या क्या इफ़ेक्ट डालता है। तो स्ट्रेस तो पता ही है कि नेगेटिवली ही इम्पेक्ट करेगा हमारी मेंटल हेल्थ को, लेकिन ये किस किस तरीके से करता है अब यही देखना है। तो सबसे पहला होता है एंजाइटी और डिप्रेशन। जहाँ पे क्रॉनिक स्ट्रेस अगर होता है तो ये एक्सेसिव वरी को ट्रिगर करता है, जैसे कि लो मूड हो जाता है और लैक ऑफ मोटिवेशन। आप में कोई मोटिवेशन नहीं बचता है, आपका जो मूड है वो हमेशा ख़राब रहता है और आप बहुत ज़्यादा चिंता वगैरह करने लगते हो, आप बहुत वरीड हो जाते हो। फिर है इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शनिंग। तो जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग हमारी है, जो थॉट प्रोसेस हमारा है, उसको इम्पेयर करने लगती है, जैसे कि मेमोरी लॉस होने लगता है, रिड्यूस अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, एंड देन कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होना कॉमन हो जाता है। देन है इमोशनल इंस्टेबिलिटी। तो स्ट्रेस से मूड स्विंग होता है, इरिटेबल होता है इंसान, और सोशल विड्रॉल, यानी सोसाइटी में या फिर सोशल सर्कल में उठना बैठना का मन नहीं करता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। और तीसरा तो नहीं, चौथा है लॉ सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम, जो सेल्फ वर्थ है, वो हम बहुत कम होते हुए देखते हैं। फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप में कॉन्फिडेंस की कमी होती है और आपको हेल्पलेसनेस हेल्पलेसनेस महसूस होता है, बेचारा, लाचार, बेचारा ऐसे महसूस होता है। फिर है एडिक्टिव बिहेवियर्स। तो बहुत बार लोग एडिक्टेड हो जाते हैं किसी चीज़ से, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, और कुछ कुछ लोग तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ओके, तो अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हो तो पॉजिटिव हैबिट्स, थेरेपी, माइंडफुलनेस एंड इम्प्रूव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, तो इन सारी चीज़ों से आप साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को आपके यानी कॉग्निटिव फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है डिस्क्राइब हाउ लाइफ स्किल कैन हेल्प मीट लाइफ चैलेंजेस। तो आप ये डिस्क्राइब कीजिए कि अगर आपके पास लाइफ स्किल है तो ये आपके लाइफ के चैलेंजेस को मीट करने में कैसे मदद करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा लाइफ स्किल क्या है। तो लाइफ स्किल्स आर एसेंशियल एबिलिटीज़ दैट हेल्प इंडिविजुअल डील विथ एवरीडे चैलेंजेस इफेक्टिवली। तो लाइफ स्किल आपके कुछ ऐसे एबिलिटीज़ होती है जो आपको एवरीडे चैलेंजेस को डील करने में हेल्प करता है, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस। तो अगर आप सेल्फ अवेयर हो तो आप अपने इमोशंस को और ट्रिगर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, यानी पहचान सकते हो, और इससे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। फिर है डिसीजन मेकिंग, एक और स्किल है। तो अगर आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप ऑप्शंस को रैशनली देख सकते हो और किसी भी प्रॉब्लम को इफ़ेक्टिवली टैकल कर सकते हो। फिर है इंटरपर्सनल स्किल, बहुत बार आ रहा है इंटरपर्सनल और इंट्रा, इस चीज़ को ना याद रखना, भूलना मत, फिर बहुत डांटूंगी मैं अगर कभी बाद में नहीं याद रहा तो इंटरपर्सनल में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन अगर आपका होता है तो आपके जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और आपके जो सोशल स्ट्रेस है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। देन है रेजिलियंस, द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर्स फोस्टर पर्सनल ग्रोथ। तो अगर आप में रेजिलियंस बहुत ज़्यादा होगा तो आप फेलियर से एकदम से बाउंस बैक कर सकते हो। सो फॉर इंस्टेंस ए स्टूडेंट फेसिंग एग्जाम एंजाइटी कैन यूज टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड डीप ब्रीदिंग स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक टू कोप इफेक्टिवली। तो अगर आपको एग्ज़ाम की वजह से प्रेशर महसूस हो रहा है, एनजाइटी महसूस हो रहे हैं और टाइम मैनेजमेंट को लेके भी आप प्रॉब्लम में हो, तो आप क्या कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, टाइम मैनेज कर सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो जाएगा और डीप ब्रीदिंग आपका स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक हो जाएगा। तो ये जो दो टेक्निक है ये हो गए आपके स्किल, और टाइम मैनेजमेंट और डीप ब्रीदिंग टाइम मैनेजमेंट और एनजाइटी हो गए आपके प्रॉब्लम। तो अगर आपको ये स्किल आती है तो आप इन प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 7 हमें हमसे पूछता है दैट डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट लीड टू पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स बताओ जिससे कि पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग बना रहता है। तो जाहिर सी बात है, बहुत ईजी है। हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, रेगुलर एक्सरसाइज, न्यूट्रिशियस डाइट एंड प्रॉपर स्लीप। दैन इमोशनल रेगुलेशन, सो मैनेजिंग इमोशंस थ्रू माइंडफुलनेस एंड थेरेपी। दैन सोशल कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स,
प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। देन वर्क लाइफ बैलेंस, तो वर्क लाइफ बैलेंस में क्या होता है, अवॉइडिंग एक्सरसाइज एक्सेसिव वर्कलोड प्रिवेंट्स बर्नआउट। तो वर्क लाइफ अगर बैलेंस होगा तो आप एक्सेसिव वर्कलोड से बच जाओगे, जिससे कि आपको बर्नआउट नहीं होगा। एंड देन पर्सनल ग्रोथ, तो पर्सनल ग्रोथ में क्या होगा, एंगेजिंग इन हॉबीज़ एंड लर्निंग न्यू स्किल्स। तो अगर आप अपनी जो हॉबीज़ है उनमें एंगेज रहोगे और नई नई स्किल सीखोगे, आपके पर्सनल ग्रोथ होगा, तभी आप बहुत एक पॉजिटिव लाइफ लीड कर सकते हो। सो दीज आर द होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ promotes long term happiness and success। ओके, फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमसे पूछ रहा है दैट हाउ डज स्ट्रेस अफेक्ट द इम्यूनो सिस्टम। इम्यूनो सिस्टम अगर ख़राब हो जाता है तो हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार वगैरह पड़ने लगते हैं। तो ये स्ट्रेस जो है इम्यूनो सिस्टम को ख़राब कैसे करता है। सबसे पहले तो ये कर देता है हमारे जो वाइट ब्लड सेल के प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस यानी कम, और इससे हमारी बॉडी जो है इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है, यानी बहुत आसानी से इन्फेक्शन हो सकता है। देन इंक्रीज इन्फ्लेमेशन कंट्रीब्यूटिंग टू डिजीज लाइक डायबिटीज़ एंड हार्ट इश्यूज। जैसे आपकी इन्फ्लेमेशन मतलब फूल जाना, मोटे हो जाना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो आप इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है, हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। फिर है अल्टरिंग हार्मोनल बैलेंस, तो आपके हार्मोनल बैलेंस भी अगर बिगड़ जाता है देन फटीग होने लगता है, वीकेंड डिफेंस मैकेनिज्म, आपके बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी बहुत ज़्यादा वीक पड़ने लगता है, और इससे बहुत बार वो जो पीसीओडी ये सब वगैरह पीसीओएस ऐसी चीज़ें भी हो जाती है अगर आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अंदर एग्जाम प्रेशर ऑफ एन फॉल सिक ड्यू टू लोअर इम्यूनिटी। जैसे कि अगर वही बात है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो आपकी इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है, इसलिए बहुत लोग हैं बीमार पड़ जाता है। तो अगर आपको रिलैक्सेशन टेक्निक से अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो तो आपकी जो इम्यून फंक्शन है वो मेंटेन रह सकता है। ओके, अरे बाप रे बाप, ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। अभी है क्वेश्चन नंबर 9, शायद यही आखिरी है, नहीं आखिरी नहीं, बहुत है। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ Give an example of life event which is likely to be stressful and suggest a reason why. Is it likely to cause a different degree of stress to the person experiencing it? तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। बोला है कि एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो कि स्ट्रेसफुल हो सकता है, और साथ में ये बताओ कि अगर उसी सेम प्रॉब्लम को अलग अलग लोग फेस कर रहे हैं तो क्या उनको अलग अलग तरीके का स्ट्रेस होगा या नहीं। तो हमने एग्जाम्पल में लिया है लूजिंग जॉब। लूजिंग ए जॉब कैन बी स्ट्रेसफुल बट द इम्पैक्ट वेरीज। तो इम्पैक्ट वेरी करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल एक इंसान हैं तो आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे, जिससे कि आपका कैरियर चेंज हो सकता है कि चलो ये नौकरी चली गई है, हम दूसरा देखते हैं। आपके पास पैसे तो हैं, बट वही जगह पे अगर आप एक फाइनेंशियली बर्डन आपके ऊपर है, आप उतने पैसे वाले नहीं हो, तब क्या होगा, आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होगा। सो इससे हम ये पता कर सकते हैं दैट फैक्टर्स लाइक पर्सनालिटी, कोपिंग स्किल्स एंड सोशल सपोर्ट डिटरमाइन हाउ स्ट्रेस इज परसिव्ड। तो आपका पर्सनालिटी, आपके कोपिंग स्किल्स और आपके सोशल सपोर्ट से पता चलता है कि आप स्ट्रेस को किस तरीके से परसीव करोगे, यानी किस तरीके से लोगे। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है गिवन व्हाट यू नो अबाउट कोपिंग स्ट्रेटेजीज व्हाट सजेशन वुड यू गिव टू योर फ्रेंड्स टू अवॉइड स्ट्रेस इन देयर एवरीडे लाइफ। तो आप अपने फ्रेंड को क्या सजेशन दोगे कि उनकी लाइफ में स्ट्रेस ना हो, तो क्या करोगे, आप उनको बोलोगे कि प्रायोरिटी मेंटेन करो, प्रायोरिटी सेट करो, जिससे कि आप अपने काम को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और लास्ट मिनट में होने वाली प्रेशर को अवॉइड कर सकते हो। फिर है रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करो, योगा करो, मेडिटेशन करो और अपनी हॉबीज़ में एंगेज ज़्यादा हो। फिर है सीख सपोर्ट सीख करो, किसी फैमिली से, फ्रेंड से बात करो और एक्टिव रहा करो, जिससे कि मूड और रेजिलियंस बूस्ट होता है। यही बातें आप किसी को बताओगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 भी दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा तो
इस चैप्टर को मैं सोची थी बहुत जल्दी जल्दी करूँगी, लेकिन जल्दी में भी इसमें बहुत कुछ है। तो सोचो अगर इसको लेज़ी तरीके से करते हम तो कितना कुछ होता। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आप कुछ ऐसे बताओ जिससे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में ग्रीन स्पेस, फ्रेश एयर, सनलाइट बूस्ट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो आपके ग्रीन कोई भी ग्रीनरी सिनारियो होगा, फ्रेश एयर होगा, सनलाइट होगा, तो वो आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बूस्ट करेगा एनवायरनमेंट में। सेम ऑन द अदर हैंड अगर पॉल्यूशन होगा, नॉइस होगा और ओवर क्राउडिंग होगा, ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी, उससे स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज होंगे। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट है, यही है। अच्छा लग रहा है मुझे भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पूछता है वी नो दैट सर्टेन लाइफस्टाइल फैक्टर्स कैन कॉज स्ट्रेस एंड दैट मे लीड टू डिजीजेस लाइक कैंसर एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज। हमको पता है कि कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करता है और उनसे हमें कैंसर होने की, हार्ट डिजीज़ होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, लेकिन फिर भी हम उनको बदल नहीं सकते। अनएबल टू चेंज आवर बिहेवियर, एक्सप्लेन व्हाई। डिस्पाइट नोइंग द रिस्क पीपल स्ट्रगल टू चेंज ड्यू टू, ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी जो रूटीन एक होती है उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और इसको ना तोड़ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। फिर है लॉन्ग लैक ऑफ मोटिवेशन, हमारे पास मोटिवेशन ही नहीं है कि हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए किसी शॉर्ट टर्म प्लेजर को छोड़ें। और है सोशल इन्फ्लुएंस, पीयर प्रेशर होता है, कल्चरल नॉर्म्स होता है, जिससे कि हमारी चॉइसेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। और फिर और भी हैं जैसे कि एडिक्शन हो गए, बहुत लोग एडिक्टेड होते हैं स्मोकिंग से, जंक फूड से, अल्कोहल से, जिससे कि वो एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाता है उन नशेरी चीज़ों पर उनका। फिर है यही है कि बिहेवियरल चेंज रिक्वायर्स अवेयरनेस, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंट एफर्ट। तो अगर आपको बिहेवियर में चेंज लाना है तो आपको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग एक मोटिवेशन होना उस चीज़ के पीछे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, और कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन करोगे और बस छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होता है, करना पड़ता है कंसिस्टेंटली। सो दैट्स ऑल। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स अपडेट्स ये वगैरह चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मेरे साथ, आपके जो मैम है जो इतना वो करके आप लोगों को पढ़ा रही है उनसे अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो इंस्टा के थ्रू, तो ये रही इनकी इंस्टा आईडी प्रेयसी सूत्रधर। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर 3 अप्रैल। आई होप सब कुछ अच्छा होगा, और होगा क्या, होना ही चाहिए। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, आप लोगों ने किया, मैं भी कर रही हूँ, तो इतनी मेहनत के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है तो ये अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग वीडियोस देखो, नीचे कमेंट करो कैसी चल रही है प्रिपरेशन, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है चीज़ें, और कुछ चाहिए तो वो भी बताओ। और रिज़ल्ट आने के बाद भी आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करोगे और मुझे बताओगे कि रिज़ल्ट ऐसा आया। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।